बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, कुछ थोड़ी सी बेहतर ख़बरें आई हैं कि अब मुज़ाकरात चल रहे हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गए मुज़ाकरात करने के लिए, और इसका एक रीज़न भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मुमकिन तौर पर हुकूमत बनाकर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बड़ी लंबी एक स्ट्रगल की है। 40 दिन तक उन्होंने वहाँ पे धरना दिया, उन्होंने एहतजाज किया, बहुत सारी लाशें गिरी। इस बीच में सिविलियंस जो हैं वो बड़ी तादाद में शहीद हो गए, कुछ पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और झड़पें होती रहीं। एक दिन पहले जो लड़ाई हुई वो बड़ी खौफनाक थी। उसमें इतला आई कि उस लड़ाई में 8 के करीब कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों का या सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में कहा जाता है उनकी भी शहादत हुई है। और लोगों ने दोनों तरफ से दरख्त काट के फेंक दिए थे और बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का दोबारा फैसला किया गया। तो अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुख्तलिफ जगहों पे धरने देकर बैठे हुए हैं और वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल मुजफ्फराबाद पहुंचे, और बिलावल को क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देनी है तो बिलावल को थोड़ा सा मार्जिन दिया जाएगा कि वो मुज़ाकरात करवाएं, और जितनी को क्रेडिबिलिटी बनती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो वो बिलावल को कोशिश करेंगे उसको लॉन्च करें और कश्मीर के अंदर थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के लिए फ़िज़ा बनाई जाए। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी को ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी गई थी, और पीपल्स पार्टी का ही फैसल राठौर वहाँ पे वज़ीर आज़म था, तमाम फैसले उसने ही किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें ऐसा लगता है कि अब अंजाम की तरफ जा रही हैं, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके मुतालबात तस्लीम होने की सूरत में इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा था कि इस नफ़रत को फैलाने की बजाय मामले को बातचीत से हल करना चाहिए, तो बातचीत शुरू हो गई है। अब इसमें जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया है। पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि तवील मुज़ाकरात के बाद क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च को आलमी तौर पर मुलतवी करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है। यानी आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो 16 जुलाई है, अभी 5 दिन मजीद बाकी हैं, तो 21 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए या मुतालबात मंजूर ना हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। वादे रहे कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, कॉल ऑफ नहीं किया गया। तमाम जारी जो धरने हैं वो हस्बे साबिक बरकरार रहेंगे और अवामी जदोजहद जारी रहेगी। ये फैसला तहरीक के इख्तिताम का नहीं बल्कि मुज़ाकरात को एक मौका देने का फैसला है। अब निगाहें हुकूमत के अमली इक़दामात पर हैं। अगर वादे पूरे हुए तो ये अवामी जदोजहद की कामयाबी होगी, और अगर वादा खिलाफी की गई तो 22 जुलाई को अवाम दोबारा अपने आइनी और पुरअमन हक के लिए मैदान में होंगे। अल्लाह ताला हक और इंसाफ पर मबनी फैसला नसीब फरमाए। मामला यह है कि अब कुछ चीज़ें तय होने की तरफ जा रही हैं। उसका रीज़न ये है, ना तो आज़ाद कश्मीर के अवाम पीछे हटते हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही थी। मसला ज़्यादा आकर फंसा हुआ था 12 नशिस्तों पर। तो वो जो 12 नशिस्तें हैं वो गले की हड्डी बनी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि इन 12 नशिस्तों के ज़रिए से ही बड़े आराम से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई जा सकती है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन से बाहर चली गई है और कलअदम होने के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये सिचुएशन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए उतनी बुरी नहीं है। धांधली वादली करके पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जा सकती है। अब इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मौजूदा हालात के तनाजुर में 13 जुलाई को एक ख़त लिखा था, और 14 जुलाई 2026 को उनको वो ख़त मिला था, और तमाम हालात उन्हें बताए गए थे आसिम मुनीर साहब को। और उन्होंने फौरी तौर पे जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ भेजा। अब वो कहते हैं जनाब कि जो मुज़ाकरात हैं वो 15 जुलाई को हुए, यानी कल के दिन में मुज़ाकरात हुए, और उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे और उनके ऊपर बड़ी डिटेल बातचीत हुई। अब जो कमर रज़ा साहब हैं, उन्होंने जो ओवरसीज फाउंडेशन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च आप रोक लें, और इस बात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। तो अब 5 दिन का टाइम रख दिया गया है, धरने जारी रहेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। ये है जनाब मामला। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें आ गई,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी इसके अंदर आ गया है। तो अब अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी वहां पे जो मकामी सहाफ़ी हैं या जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो लोग धरने में मौजूद हैं, उन लोगों के जरिए से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची वो क्या है, ये अभी तक बज़िद है कि 12 नशिस्तें जो मुहाजिरीन वाली हैं वो ख़त्म कर दी जाएं, या कम से कम उनका ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएं या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिराएं। तो कम से कम ये तो किया जाए। अब 6 नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। ये कहा गया कि 6 सीटें हम फौरी तौर पे ख़त्म कर देते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है कश्मीर का वो ये फैसला दे चुका है कि ये जो सीटें ख़त्म होंगी ये 2/3 अक्सरियत के साथ ही होंगी, ये उसके बगैर नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट की जिद होती है सारी, और कोई चक्कर नहीं होता। जब वो चाहेंगे तो वो हो भी जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो 6 नशिस्तें वो कहते हैं जी ख़त्म कर दी जाएंगी। 6 नशिस्तों का फैसला इलेक्शन के फौरन बाद हो जाएगा। और ये भी बात की जा रही है कि ये 6 नशिस्तों का आने वाली हुकूमत में वोट होगा या नहीं होगा। यानी वज़रा आप इनको बना दें, लेकिन आप इनको वोट का हक ना दें। वज़ीर आज़म बनाने में या गिराने में आप इसको वोट का हक ना दें। अब यहां पे मामला फंसा हुआ है, बातचीत हो रही है, देखें नतीजा क्या निकलता है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कलदम का जो टैग लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, वो टैग खत्म किया जाए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जो संगीन नौयत के मुकदमात बनाए गए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों पर, वो मुकदमात भी खत्म करवाए जाएं। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो मामला हल हो जाएगा। मामला बातचीत से ही हल होना चाहिए। आप जितनी मर्जी लड़ाई करें, अपनी आवाम से लड़ना कोई दानिशमंदी नहीं होती। बातचीत करें, मामले को हल करें, लोगों को उनके घरों में भेजें, कारोबारी जिंदगी जो है मामूल के मुताबिक लाएं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नज़र में। मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे इसके बारे में, लेकिन मेरी नज़र में उन्हें एक डिमांड रखनी चाहिए कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा इलेक्शन को आगे ले जाएं, और वो अपनी जमात को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इन इंतखाबात में उतारें। जितनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस वक्त मकबूलियत है, जितने वो ताकतवर हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्हें शिकस्त देना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बजाय इसके कि बाकियों की मिन्नतें करते रहें, उनके तरले करते रहें, बार बार सड़कों पर आकर बैठते रहें, मुतालबात करते रहें, टाइम ज़ाया करते रहें अपना भी लोगों का भी, इससे बहुत बेहतर है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं आम कश्मीरी, वो इलेक्शन लड़ लें, और वहां तो पैसा भी नहीं लगेगा। आम कश्मीरी इलेक्शन लड़ें, पॉलिटिकल पार्टियों को शिकस्त दें, अपनी हुकूमत बनाएं, और अपनी हुकूमत बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर के वो तमाम फैसले जो वो करवाना चाहते हैं वो खुद करें। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। 2 महीने का टाइम मांग लें इलेक्शन में, कोई बात नहीं, इलेक्शन थोड़ा आगे चला गया, पहले भी इलेक्शन आगे जाते रहे हैं, तो अगर इलेक्शन 2 महीने 3 महीने आगे भी चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी जमात को लेकर आए इलेक्शन के, और अगर उनके लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं ऑलरेडी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो फिर वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, और वो इलेक्शन लड़ें, फिर भी लड़ें, लेकिन इलेक्शन जरूर लड़ें और मैदान को खाली ना छोड़ें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अवाम की आवाज उठा रही है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाए और वहां बैठकर अवाम की आवाज उठाए, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। तो ये मेरी गुजारिश है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से। बहरहाल वो अपना फैसला खुद ही करेंगे। नादरीन, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, दिलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हम जानते हैं। फजलुर रहमान साहब जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े आलाकार बने हुए थे, जब फजलुर रहमान साहब जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की सरकार को गिरा रहे थे और एक जाली हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है उसको लाकर मुसल्लत कर रहे थे, जिसमें अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल था इनको, तो उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब ऐसी तकारीर किया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि शायद फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हैं, ताकि अवामी तायीद या अवामी हमायत उनके साथ रहे। तो अब हम नहीं जानते कि फजलुर रहमान साहब वाकई इनकलाबी हो गए हैं या एक नया खेल खेला जा रहा है। देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर इमरान खान दे देते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा दे देता या कोई और ऐसी जमात जो वाकई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट देती, तो अब तक बेशुमार कार्रवाइयां हो जाती। लेकिन फजलुर रहमान और उनके लोग डटे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब का एक नया स्टेटमेंट भी मंजर आम पे आया है और इसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है जिसकी अहमियत खत्म हो चुकी है, ऐवान नहीं अब इस मैदान की हैसियत है।
इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10 हों, इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पे रखते हैं फजलुर रहमान साहब। ये पार्लियामेंट आज जाली नहीं हुई, ये पार्लियामेंट पहले दिन से जाली है। पहले दिन इनको फॉर्म 47 जारी किया गया था। आपकी अपनी सीट फॉर्म 47 पे है, नूर आलम खान जो आपका एमएनए है उसकी सीट फॉर्म 47 पे है, और आपकी पार्टी को बहुत सारी चीजें फॉर्म 47 के मुताबिक मिली हैं। आपने सेनेट की सीट लेने के लिए फॉर्म 47 वाली गेम डाली, वहां पे भी आपने जालसाजी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पे आपने अपने पास रख ली। उस वक्त आपको जमहूरियत याद नहीं आई, जिस वक्त आप जर्नैलों के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे। यानी जनरल बाजवा के साथ बैठकर आप इमरान खान की हुकूमत गिराएं तो वो जमहूरियत है, लेकिन आज आपके खिलाफ कोई बात करे तो वो जमहूरियत नहीं है। ये सारी कहानी है। मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट फजलुर रहमान साहब को शायद लॉन्च कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। ये गालम गलोच एक दूसरे के साथ करेंगे। हो सकता है फजलुर रहमान साहब के बंदों में थोड़ी बहुत सख्ती की जाए, फजलुर रहमान साहब को 4 दिन हो सकता है जेल में भी भेजा जाए, या हो सकता है कोई मुकदमात बनाए जाए, थोड़ा सा माहौल बनाया जाए, और इस माहौल के नतीजे में फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत ऊपर आ जाए, और फिर अगले इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब को फायदा दिया जाए। यह भी मुमकिन है, क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब की अगर मकबूलियत को इस वक्त कम करने की कोशिश करनी, वो तो हो नहीं सकती, तो उनके मुकाबले में किसी और को अगर मकबूल बनाना है तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जहां इतने सारे कड़वे घूंट पिए, वहां ये एक और कड़वा घूंट भी पी ले। यानी जर्नैलों से खुफिया मुलाकातें इन्होंने की, जुल्म के ऊपर इन्होंने खामोशी इख्तियार की, रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पे काम किया, मखसूस नशस्तें इन्होंने कबूल की, आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने बार बार सहूलतकारी की, फॉर्म 47 इन्होंने कबूल किए, और अब भी इक्तदार में हिस्से की लड़ाई है। जब इक्तदार में हिस्सा मिल गया तो फजलुर रहमान साहब खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनकी असूली से ज्यादा वसूली की सियासत होती है, ये हम हमेशा देखते रहे। जावेद हाशमी साहब ने भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये जरा जावेद हाशमी साहब का जो स्टेटमेंट है आप वो भी आप देख लें। उन्होंने कहा मेरी जब फजलुर रहमान से बातचीत हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने तकरीर की है, उनकी जमात ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। फजलुर रहमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके वालिद से मेरा एक ताल्लुक था, कुरान सुनता रहा मैं उनके कदमों में बैठ के। तो मौलाना साहब ने बात तो सच की है, लेकिन परवीन शाकर का एक शेर याद आता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ अर्सा पहले मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन से 15 महीने पहले, यानी 1.25 साल पहले, पाकिस्तान के मालिकों ने उनसे रब्ता किया था और इलेक्शन के नतायज का फैसला 15 महीने पहले कर लिया गया था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब नहीं बोले। जब पाकिस्तान के मालिक या जर्नैल फजलुर रहमान साहब से रब्ता करके इलेक्शन से 15 महीने पहले ये बता रहे थे कि जनाब इलेक्शन के ये नतायज आने हैं, उस वक्त नहीं इन्होंने पोल खोला कि जनाब इलेक्शन तो पहले से ही रिग हो गया। लेकिन जावेद हाशमी साहब को वो ये बता रहे हैं बाद में। फिर फजलुर रहमान साहब की क्योंकि 15 सीटें बताई गई थी, वो 5 निकली बाद में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। फिर उन्होंने एक और बात की फजलुर रहमान साहब ने, और महमूद अचकज़ई साहब ने बताई कि 50 अरब रुपए में असेंबली की नशिस्तें फरोख्त की गई हैं। तो इस तरीके से अगर 2 नंबरी हो रही है जो जावेद हाशमी साहब ने भी अब बेनकाब की है, तो अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ना करवाएं, आपस में ही फैसला कर लें कि जिसको बिठाना है जिसको नहीं बिठाना। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा यहूदी का कार्ड खेला, मजहब का कार्ड खेला अपने मुखालिफिन के खिलाफ। खास तौर पे इमरान खान को हमेशा यहूदी का एजेंट कहा फजलुर रहमान साहब ने, और यहां फजलुर रहमान साहब को उसी सूरत का सामना करना पड़ा जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रजा हयात हराज ने यह स्टेटमेंट दिया कि फजलुर रहमान ने रॉ और मूसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी जो इल्जामात फजलुर रहमान साहब दूसरों पे लगाते थे आज उनके अपने ऊपर लग रहे हैं, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। फजलुर रहमान साहब इन मामलात से बड़े आराम से निकल जाएंगे, और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई मुश्किल है, नहीं, ये फजलुर रहमान साहब थोड़े से लेकर गई है। और अगर पीपल्स पार्टी ये सुलह करवा लेती है और बिलावल के साथ खड़े होकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये कहते हैं कि हमारे मामला तय हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर का ग्राउंड खुल जाएगा। फिर वो बड़े आराम से, धांधली तो उनके लिए होनी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो फिर वो बड़े आराम से अपनी सीटें जीत लेंगे। जबकि पंजाब में जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन वाली, जिस पे ख्वाजा साद रफीक कंपेन कर रहे हैं आजकल, वहां से वो ज्यादा सीटें जीतकर तो ये अपना इक्तदार इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन क्या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इन 12 नशस्तों वाले मामले पर कंप्रोमाइज करेगी? यह है बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब
अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूं। सुहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन तकरीर करते हुए कुछ जुमले बोले हैं, मैं चाहता हूं वो जुमले में आपको सुनवाऊं ताकि आपको आइडिया हो कि सुहेल अफरीदी साहब ने ड्रोन हमलों के सामने किस तरीके से सरेंडर किया है। ये सामने पुलिस वाले बैठे हैं, सुहेल अफरीदी खिताब कर रहे हैं, जरा ये आप सुनिए, बेबसी का इजहार आप सुनिए। उनके खिलाफ देखिए, पहले ये तनकीद करते थे ड्रोन हमलों पे, पहले ये टारगेट करते थे ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, ड्रोन हमले गलत हैं। अब वो अपनी तनकीद को मोड़ कर ले आए हैं कि ड्रोन हमलों के लिए जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वो लोग गलत हैं। पहले कहते थे ड्रोन हमले पे एफआईआर होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि जो ड्रोन हमलों के लिए गलत इंफॉर्मेशन देते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो क्या कोई उनके ऊपर एफआईआर करेगा? किसी में हिम्मत है? यानी ड्रोन हमले पे एफआईआर देना तो बहुत दूर की बात है। जब ये साहब आए थे सुहेल अफरीदी साहब और उन्होंने कहा था कि ये वजीर आला बनने के बाद ड्रोन हमले रुकवाएंगे और इनका दावा था कि ड्रोन हमलों के ऊपर एफआईआर भी होंगी, इनके सारे लोग भी यही कह रहे थे, तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद ये कर पाए, लेकिन एक भी एफआईआर ड्रोन हमले के खिलाफ नहीं कर पाए। अब वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन हमले तो अपनी जगह, जो बंदा गलत इंफॉर्मेशन देता है जिसकी बुनियाद के ऊपर मासूम लोग मारे जाते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले पर भी एफआईआर देने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो ये एक लेवल का सरेंडर है। इमरान खान होते तो शायद वो हिम्मत दिखा देते, उन्होंने माजी में भी ड्रोन हमले बंद करवाए थे, हो सकता है वो करवा देते, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने अमली तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ तो नादरीन खड़े हैं, ये आप देखें खबर, ये मारे मईशत हैं, बहुत बड़े मईशतदान हैं हसन जफर साहब, इन्होंने कुछ इंकशाफात किए और ये बड़े अहम इंकशाफात हैं। वो ये कहते हैं कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में जो ड्यूस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे जो हुक्मरान गए थे पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया के सामने पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, जनाब हमारे यहां सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इन्हें जवाब दिया गया आपके सिक्योरिटी के मसाइल अर्जेंटाइन और मैक्सिको से ज्यादा बड़े नहीं हैं। उन्होंने बहाना बना रखा है कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मईशत आगे नहीं बढ़ रही, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी और ना ही मईशत ठीक होगी। तो हम इसको एक बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मईशियात बता रहे हैं और हम दुनिया को जाके बार बार ये कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये वाज़े तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और इसका उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन हुकूमत इसे तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिफॉल्ट की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आपका कर्जा जीडीपी का 50% हो जाए तो यह डिफॉल्ट की अलामत है, जबकि हमारा कर्जा जीडीपी का 70% हो चुका है। यह जरा आप समझिए, जो कौमी पैदावार होती है ना, कोई पैदावार, कि एक साल में आपने क्या कुछ बनाया, कितने का बनाया, या सर्विसेज पे पैसे मिला लें आप, जो कुछ भी आप पैदा करते हैं, चाहे अजनास हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, चाहे सर्विसेज हैं, जितना कुछ आप जनरेट करते हैं एक साल में, उसको जीडीपी कहते हैं। अगर किसी मुल्क की तमाम पैदावार या कौमी पैदावार पूरे मुल्क की जो है, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसका आध में उसका कर्जा हो जाए ना, तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन हम 70% तक हमारा कर्जा पहुंच गया है हमारे टोटल जीडीपी के। तो पाकिस्तान को अनाउंस करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं हसन जफर साहब। लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट का इसलिए भी ऐलान नहीं कर रहा कि हमारा ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, यानी पाकिस्तान जो है उसके और भी बड़े मसाइल हैं। और डिफॉल्ट अगर ये इस वक्त ऐलान कर देते हैं तो आसिम मुनीर साहब का मुकम्मल सरेंडर अनाउंस हो जाएगा कि मईशत में पूरी तरह नाकाम हो गए, क्योंकि एक भी फील्ड में आसिम मुनीर साहब कामयाब नहीं हुए। ये मैंने आपको बताया, मुकम्मल फेलियर हो चुका है मौजूदा रजीम का। और ये पूरी कहानी आपको इन दो जुमलों में, जो अभी हसन जफर साहब के मैंने आपको बताए, मईशत के माहिर हैं, वो ये बता रहे हैं किस तरीके से हम सिक्योरिटी के बहाने बनाकर दुनिया को कहते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, या हमारे हालात बहुत खराब हैं, हमारी मदद करें। और दूसरा, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, ये बात भी इन्होंने क्लेम किया। देखिए, डिफॉल्ट तो आपने करना है, जो आपकी पॉलिसियां, जो आपकी हरकतें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी हुई है, और ख्वाजा आसिफ ने कल हमला कर दिया था शहबाज राणा साहब पे। ये जर्नलिस्ट हैं और ये खबरें देते हैं। अब बजाय खबरें पढ़ के मुल्क को ठीक करने के, ये सहाफियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब, आपकी खबरों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा की खबरों का इसमें कोई कसूर नहीं है बेचारे की। वो तो जो खबर होती है वो दे देते हैं, आपका मौक़िफ़ आता है वो भी बयान कर देते हैं। वो तो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं।
लेकिन आपकी हुकूमत बैलेंस्ड नहीं है। आपने जो घटिया पॉलिसियां बनाई हैं आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा के ऊपर चढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनका कोई कसूर है। अब देखें ना, उनकी ये खबर आप देखेंगे, पीआईए जो है ये वैसे तो बिका था 10 अरब रुपए में, 10 अरब इन्होंने पहले दिया था, पीआईए इनके हवाले हो गया था, कुछ पैसे बाद में दिए। मैंने आपसे कहा था ना कि पीआईए के असासी हिस्से ज्यादा हैं। 14.2 अरब रुपए की सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं जो पीआईए के साथ गई हैं, 14.2 अरब रुपए की। अब मुनाफा चेक करें कैसा हुआ। क्या किसी को ऐसा मुनाफा मिलता है? जब 10 अरब रुपया दिया तो 14.2 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज आ गई, और इसके अलावा लगभग 8 से 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स आ गए। जहाज उसके अलावा है जो बहुत बड़ी तादाद में है, दर्जनों जहाज हैं। इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसके रूट्स भी हैं, वो भी साथ दे दिए। उसकी गुडविल है, वो भी साथ दे दी। उसका स्टाफ है, बेशुमार चीजें दे दी। और दे दी कैसे? औने पौने। और दी किसको? फौजी फाउंडेशन और उनके जो हमायती हैं या उनके साथ जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उनको दे दी गई। मौजा ही मौजा। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये जरा देखें आप। पाकिस्तान में अदलिया की करप्शन के ऊपर एक आलमी तंजीम ने स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन पहले मैं आपको अदलिया का एक और कारनामा बताता हूं। आपने ये अभी फैसला देखा होगा, लोग बड़े खुश हो रहे थे, काजी फायद ईसा को बुरा भला कह रहे थे कि मुनाल वाला फैसला काजी ने गलत दे दिया। अतर मिनुल्लाह ने भी इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है माजी में। ये कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूं। हुआ यह था कि 2006 में एक मुनाल रेस्टोरेंट बना था मारगला के पहाड़ों में, और 15 साल की लीज के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक ने यह जगह ली थी 2021 तक के लिए। लीज खत्म होने से 2 साल पहले यानी 2019 में पाकिस्तानी फौज का एक इदारा है रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट, तो ये जनरल हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू का इदारा फौज का, ये आ जाता है मैदान में और ये एक लेटर लिखता है मुनाल वालों को कि जनाब अब आपने किराया हमें देना है, और पिछले 3 साल का किराया भी आपने हमें देना है। आपने सीडीए को किराया नहीं देना, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सीडीए है इस्लामाबाद की मलकियत जिनके पास है, आपने गवर्नमेंट को किराया नहीं देना, आपने किराया हमें देना है, क्योंकि ये जगह अब हमारी है और हम हैं इसके मालिक।